नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बड़े वाले क्वेश्चनों में भी आता है। अब इसके बाद एक टॉपिक है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COGS। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप इसको ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कह सकते हो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट है ये। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी कॉस्ट होती है ना, दैट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है यहां से देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस तो होती है ना। और एक और चीज होती है ट्रेडिंग अकाउंट में जिसको हम जानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी तो ट्रेडिंग अकाउंट में है। अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कहना चाहते हो तो बेटा कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग के अंदर जो भी खर्चे आते हैं ना वो सारी कॉस्ट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ध्यान से देखो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता है नेट परचेजेस, फिर क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं ना सारे डेबिट में, है ना। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें क्लोजिंग स्टॉक। अब आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों कर रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में नेट परचेजेस आती है, ट्रेडिंग के अकाउंट डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो कॉस्ट ले तो ली, खर्चे आपने ट्रेडिंग के डेबिट के तीनों खर्चे ले लिए, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस क्यों कर रहे हो? ये माइनस मत करो आप क्लोजिंग स्टॉक, बेटा माइनस करना पड़ेगा। नाम देखो वहां पे क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट। क्या क्लोजिंग स्टॉक बेचा है तुमने? तो परचेज पूरी थोड़ी ले लेंगे, परचेज में से जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है अभी उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? क्योंकि कौन सी कॉस्ट निकाल रहे हो, टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो या जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो? उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया था ना तब भी ये टॉपिक क्लियर किया था कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में क्यों लिखा जाता है, वही टॉपिक है बेटा ये। तो ये दो टॉपिक है आपके आ सकते हैं। पहला कौन सा है एडजस्टेड परचेजेस, दूसरा कौन सा है कॉस्ट ऑफ। दोनों में फर्क क्या है? एडजस्टेड परचेजेस में ओनली स्टॉक एडजस्ट हो रखा होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में स्टॉक के साथ क्या एडजस्ट हो रखा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाला टॉपिक ना आए आपके एग्जाम में। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर मैं ऑपरेटिंग की बात करूं तो ऑपरेटिंग से पहले ना आपको कुछ और बैकग्राउंड की चीजें समझनी पड़ेंगी। इसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर हमने पहले ही पढ़ रखा है खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, एक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं ना उनको कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो पीएनएल के खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यू नो आप अच्छे से जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना बेटा पीएनएल के, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पीएनएल के इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट को कुछ नहीं है, डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट ही होते हैं। जो ट्रेडिंग में आते हैं वेजेस, कैरेज, फैक्ट्री रेंट वगैरह, वो डायरेक्ट ही होते हैं, उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चे आते हैं जितने भी डेबिट साइड में, उनकी दो कैटेगरी हैं बेटा, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जब इन खर्चों की कैटेगरी तुम्हें समझ में आएगी तब जाके वो टॉपिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आएगा।
जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में खर्चे डालते रहते हो ना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये रेंट वगैरह सब कुछ, डेप्रिसिएशन, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग खर्चे कौन से हैं? ऑपरेटिंग खर्चे वो सारे खर्चे हैं बिजनेस के जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, यानी जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो सारे क्या है? ऑपरेटिंग है। तो हमें नॉन ऑपरेटिंग पढ़ना है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग मतलब जिसका बिजनेस से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, नंबर वन। और जो एबनॉर्मल है, यानी जो चीजें नॉर्मल नहीं है, वो चीजें आपकी नॉर्मल में नहीं आती बेटा, नॉन ऑपरेटिंग में आती। अब इसमें 3 या 4 एग्जांपल हैं बस, बाकी सारे ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग में मैंने क्या बोला, क्या क्या नहीं आएगा? एक एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में क्या क्या होगा, इसके एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। नॉन ऑपरेटिंग क्या क्या हो सकता है बेटा एबनॉर्मल में? एबनॉर्मल का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? जो अचानक हो जाती है, कभी कभी होती है, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नहीं, बैड डेट्स तो बेटा बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है। उधार पे अगर आप बेचोगे ना तो होंगे ही होंगे। नहीं, बैड डेट्स बेटा बिजनेस का पार्ट है। लॉस आएगा बस। एक आती है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट बेटा, वो नॉन ऑपरेटिंग में आता है। आपको क्वेश्चन नॉन ऑपरेटिंग में क्यों आता है, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने इसको फाइनेंस करवा लिया। फाइनेंस मतलब ईएमआई पे ले ली। तो जो आप 10 साल में ईएमआई पे करोगे, वो गाड़ी की जो किस्तें जाएंगी ना, टोटल अमाउंट पड़ेगा उसका 16 लाख रुपए। गाड़ी कितनी खरीदी थी और टोटल पेमेंट कितनी जाएंगी? तो कोई आपसे पूछता है गाड़ी कितनी खरीदी थी, क्या कह सकते हो 16 लाख? क्यों नहीं कह सकते? 16 लाख दिए तो हैं तुमने। 6 लाख रुपए गाड़ी की कॉस्ट नहीं है, 6 लाख रुपए लोन की इंटरेस्ट है, लोन की कॉस्ट है ना। तो जो लोन की कॉस्ट है ना बेटा, वो गाड़ी में प्लस नहीं हो सकती ना, इसलिए फाइनेंस यानी इंटरेस्ट कॉस्ट को किस में रखा गया? नॉन ऑपरेटिंग में। और इसके अलावा एक और है बस जो नॉन ऑपरेटिंग है, बाकी सारी आप कह सकते हो ऑपरेटिंग होंगे। डोनेशन, ये है बेसिकली 4 खर्चे, मेन यही 4 खर्चे हैं जो क्या कहलाते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। पीएनएल के नहीं, नॉन ऑपरेटिंग में बेटा यही है बस। क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है डोनेशन। कहीं कंपलसरी है बिजनेस के अंदर कि भाई आपको डोनेशन करने का? ये तो आपकी सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। कंपलसरी कहीं नहीं लिखा गवर्नमेंट ने। क्या? नहीं, सैंपल आप एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं बेटे। सैंपल आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट इज मेन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डोनेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ी देते। और मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं ना बेटा कि जो बिजनेस से रिलेटेड हो और जो एबनॉर्मल हो, राइट, वो एक कैटेगरी मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं आपको समझा पाऊं। बट जो नॉन ऑपरेटिंग है उसके लिए लिखा गया एज अ वर्ड। ऑपरेटिंग वर्ड कहां से आया? ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी से लेना देना हो और नॉर्मल हो। डोनेशन करना बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। सैंपल देना मेन एक्टिविटी से लेना देना है। अगर बेटा आप बुक्स प्रिंटिंग का काम करते हो, आप बेटा ऑथर हैं, और आपको अगर अपना काम चलाना है तो आपको अपनी बुक्स पहले फ्री में बांटनी पड़ेंगी, फ्री सैंपल देने पड़ेंगे, तभी तो आपकी बुक्स चलेगी ना। तो बिजनेस का मेन एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गई आपकी, बट डोनेशन तो नहीं हो सकती ना। तो ये 4 खर्चे हैं बेसिकली, इसके अलावा एक दो और हो सकता है, बट नॉर्मल ये 4 ही खर्चे हैं जो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग। बाकी सारे क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग। बट ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग किसके लिए है? पीएनएल के खर्चों के लिए। ये ट्रेडिंग के खर्चों के लिए नहीं एक वर्ड यूज होते, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है बेटा यूज, कि ऑपरेटिंग क्या है और नॉन ऑपरेटिंग क्या है। क्लियर हुआ इतना?
और जो पीएनएल के इनकम भी आती है, पीएनएल के क्रेडिट में इनकम आती है ना, पीएनएल के क्रेडिट में क्या क्या इनकम आती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, बहुत सारी इनकम आती है। पीएनएल के क्रेडिट में जितनी भी इनकम आती है ना, सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। कोई भी ऑपरेटिंग एक ही होती है इनकम बिजनेस की। ऑपरेटिंग मतलब मेन एक्टिविटी, और मेन एक्टिविटी तो एक ही है ना। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी मेन एक्टिविटी की इनकम क्या होगी? सेल। और सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम होंगी सारी क्या कहलाएंगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसलिए मैं इनकम को बाइफरकेट नहीं करा रहा, क्योंकि पीएनएल की जितनी भी इनकम होती है सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। बट पीएनएल के जितने भी खर्चे होते हैं उसमें से ये 4 खर्चे आप मान के चलो कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। बाकी पीएनएल के जितने भी खर्चे हैं क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग। क्लियर है? अच्छा, क्या नहीं है? फाइनेंस तो कोई भी हो, लोन है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन का इंटरेस्ट। हाँ, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया आपको, वो गाड़ी की कॉस्ट नहीं है ना, वैसे वो रीजन रखा गया है इसके अंदर। अब इस टॉपिक पे आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है आप लोगों को? कैसे निकालते हो ग्रॉस प्रॉफिट बेटे? है? हाँ, अभी तुमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा हुआ है, तो तुम कहते हो सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में से क्या माइनस कर देते हैं? ट्रेडिंग का डेबिट माइनस कर देते हैं। यही करा ना? अगर मैं वर्ड यूज करूं ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं जी, देखो तुम्हारा फॉर्मूला लिखूंगा, बाद में मैं अपना फॉर्मूला बनाऊंगा। तुमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं जी ट्रेडिंग के क्रेडिट के टोटल में से ट्रेडिंग का डेबिट माइनस करना। तुम्हारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही होते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है? नेट परचेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना माइंड क्यों करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब यही होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को स्टेटमेंट में लिख दिया। एम आई राइट? करेक्ट। अब इसको मैं एक चीज हटाना चाहता हूं, मेरे को बताना तुम कि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कहां गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला भी क्या लिखवाया था तुम्हें? ओपनिंग स्टॉक प्लस, हाँ हाँ, यही होता है। पक्का? यहां लिख लें एक बार ऊपर, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या क्या होता है एक बार दोबारा बोल दो बेटा। ओपनिंग स्टॉक को OS लिख रहा हूं प्लस परचेजेस को P लिख रहा हूं प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब CS। यही होता है। ओपनिंग स्टॉक इधर क्या है? माइनस में। परचेजेस क्या है यहाँ पे? माइनस में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पे? जो ऊपर प्लस में है इधर क्या है? और उधर माइनस में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। और इधर क्या है? प्लस में है। क्लियर हुआ? अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहूं, सेल्स माइनस COGS, बात तो बराबर है। सेल में से मैं सीधा माइनस क्या कर दूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपने जो फॉर्मूला लिखा वही तो आइटम है सारी। आंसर बराबर आएगा नहीं आएगा? क्या? हाँ, कोई बात नहीं बेटे, ये लो एक एग्जाम्पल लेके करा देते हैं तुम्हें। अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो कभी गलत हो जाए आंसर, तो फिर कैसे गुजारा होगा हमारा? ये लो, स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 60 प्लस परचेजेस कितनी है? 1.5 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बताना कितनी आई COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 60 प्लस 1.5, 210, 210 प्लस 70, 280, 280 में से 180 माइनस कर, 1 लाख माइनस कर दो, 180। COGS कितनी आई है बेटे? 1,80,000। मैंने एक फॉर्मूला और बनाया था,
ग्रॉस प्रॉफिट का क्या बनाया था, सेल माइनस COGS। सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, क्या दिक्कत है, वही तो फॉर्मूला मैंने वहां से बनाया था। आप देख लो, आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा। आपने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने बोला ट्रेडिंग का क्रेडिट प्लस कर दो और ट्रेडिंग का डेबिट माइनस कर दो। मैंने बोला आप एक काम करो ना, आप सेल में से COGS माइनस कर दो। अब मैंने सेल में से COGS शायद डायरेक्ट, पता है क्यों माइनस करा दिया, COGS पता है क्या क्या होता है बेटा, ये तीनों आइटम माइनस ये, इन तीनों के टोटल में से ये माइनस होता है ना, डेट इज कॉल्ड COGS, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेल माइनस GP, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी इन दोनों का डिफरेंस इसका टोटल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हो बड़े आराम से, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने लिखवाया था ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट। बेटा सेल में से अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट हटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही तो बचेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यहां ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलने का मतलब सेल में से आपने कौन सी कॉस्ट हटा दी, ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट हटा दी। और ट्रेडिंग अकाउंट की कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है, आराम से निकल जाएगा। तो अब आपने बोला कि सर ये फॉर्मूला लगा के सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है, P&L के क्रेडिट में। अब P&L के क्रेडिट में जब आप ग्रॉस प्रॉफिट जाता है तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो आप, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नहीं क्रेडिट में डेबिट ऐसे नहीं रट्टा लगाना, P&L के क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस करते हो, इनडायरेक्ट इनकम। मैं इनडायरेक्ट इनकम को बोलना चाहता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि इनकम सारी कौन सी होती है उसमें, तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस क्या करते हो, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो सारे खर्चे माइनस करते हो ना P&L के, या नहीं करते। अब मैं आपको कहता हूं बेटा, आपको नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग। अब अगर आपको बेटा P&L में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो बताओ कौन से खर्चे माइनस करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, ओनली ऑपरेटिंग खर्चे माइनस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट नहीं निकालना चाहते, हम कौन सा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। क्लियर हुआ। और क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नहीं होंगे। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। और तुम मेरे को आंसर बताना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा। यहां देखो, फॉर्मूले से प्रेजेंटेशन थोड़ी आराम से समझ में आएंगी। जब आपके सामने नेट प्रॉफिट निकल के आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो सबको आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको ध्यान से समझना बेटे, इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉफिट 3,70,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो तो बताओ सारी इनकम प्लस होंगी नहीं होंगी, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होंगी। नेट प्रॉफिट निकालना है तो प्लस होंगी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो फिर नहीं होंगी। ऑपरेटिंग इनकम कोई होती ही नहीं। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, ओनली बस सेल, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी ना। P&L अकाउंट में अगर कोई इनकम आएगी वो ऑपरेटिंग हो ही नहीं सकती, वो सारी इनकम कौन सी होंगी, नॉन ऑपरेटिंग। मेन इनकम तो सेल में आ चुकी होगी, यानी जो हमारे बिजनेस का मेन काम होगा बेटा वो किस में आ चुका होगा, सेल में। और P&L के क्रेडिट में जितनी भी इनकम होती है, कमीशन, ये वो डिस्काउंट, ये सारी कौन सी इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस की कोर एक्टिविटी नहीं होती। क्लियर। अब ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिख दिया। अगर मैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करना, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट से ओनली कौन से खर्चे माइनस करूंगा? ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करूंगा। और बेटे पीएनएल के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, उन चार को छोड़ देना। पीएनएल के सारे खर्चे कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग। तो मैं लिख देता हूं नाम ऐसी कोई भी। पहला टू बैड डेट्स, टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट, टू कमीशन, टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने ऑपरेटिंग के कुछ नाम लिखे हैं ऐसे। क्या? हाँ, अभी नॉन ऑपरेटिंग में लिखूंगा। तो ये सारे खर्चे कौन से हैं जो मैंने माइनस करे? ऑल आर ऑपरेटिंग। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे मैंने। ठीक है, अब मुझे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो बेटा इनकम में तो मैं कोई प्लस कर नहीं सकता क्योंकि सारी इनकम नॉन ऑपरेटिंग होती है। और खर्चे कौन से माइनस करूंगा? ओनली ऑपरेटिंग। इसमें से एक भी खर्चा नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग बेटे ये थे चार, कौन कौन से थे? एनी लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और कोई भी फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटरेस्ट आएगा लिखा हुआ, और डोनेशन। ये चार एग्जांपल याद रखना। तो इनमें से तो कोई नहीं है, इसका मतलब मैंने कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा अभी तक माइनस नहीं किया। तो अब टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,70,000, 3,70,000 कितना है टोटली? 90, तो 280, 2,80,000 आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, अब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर ले आओ, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,80,000। अब बेटे मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, बताओ सारी इनकम ले लूं या ना लूं? अब तो इनकम लेनी पड़ेगी क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो सारी इनकम आती है। क्या क्या होती है बताओ अब नाम? कमीशन रिसीव्ड बाय, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय, गेन ऑन सेल, रिसीव्ड लगा लो सारे। ठीक है, 10, 15, 25 ये इनकम लिख दी। और भी इनकम हो सकती है, जितनी इनकम है यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कौन से खर्चे रह गए पीएनएल के जो माइनस करने हैं? नॉन ऑपरेटिंग। कौन कौन से होते हैं नॉन ऑपरेटिंग? टू लॉस बाय फायर, तो एक लॉस एक ही लिखेंगे, वो कोई भी सकता है। एग्जांपल में एक ही लिखते हैं हम, 25,000 का लॉस। और क्या था? टू डोनेशन, लॉस एक लिख लिया ना बेटा, बस बहुत है। राउंड फिगर्स लिख लो, 5,000 डोनेशन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। आप बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ गया? टू नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 280 था, 280 प्लस ये कितनी होगी इनकम टोटल? 25 और 15, 40, 50, 3,20,000। 3,20,000 में से ये 30, 50 है ना? 3,30, 3,30 में से कितने हो गए? 50। 3,30 में 50 माइनस कर दो, वही आ गया आंसर 280। एग्जैक्ट ना निकालें फिर तुम कहोगे सर वही आएगा क्या, फिर तो निकालने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा ना खर्चा कम कर देते हैं, ऊपर 10 कर देते हैं इसको। अब बताओ कितना आ गया? 3,20 में से 290 नेट प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान से देखना,
अगर आपको पीएनएल अकाउंट बनाना हो और सीधा नेट प्रॉफिट निकालना हो, पीएनएल अकाउंट बनाना हो और सीधा नेट प्रॉफिट निकालना हो, फिर तो ये बेटा दो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम प्लस हो जाती और पीएनएल के सारे खर्चे एक साथ माइनस हो जाते। ऐसे करते हो पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हो आप बेटे? ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जितनी भी इनकम सारी लिखते हो और डेबिट में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं सारे लिखते हो, तो नीचे नेट प्रॉफिट आ जाता है, आ जाता सीधा। लेकिन मुझे बेटा नेट प्रॉफिट नहीं निकालना था, मुझे नेट प्रॉफिट से पहले क्या चाहिए था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट में कोई भी इनकम प्लस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जितनी भी पीएनएल की इनकम होती है सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है, कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती पीएनएल की। इसलिए मैंने देखो यहां पे कोई भी इनकम प्लस नहीं करी, क्योंकि कोई इनकम ऑपरेटिंग होती ही नहीं है पीएनएल वाली। ऑपरेटिंग इनकम एक ही होती है जो सेल लिख दी, बस नहीं प्लस करी। और मैंने खर्चे वही माइनस करने थे बेटा जो बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। और नॉन ऑपरेटिंग 4 थे, ये देखो नीचे 4 लिख रखे हैं, 3 मतलब एक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं लिखा। वो खर्चे मैंने यहां ऊपर माइनस नहीं करे क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था। क्लियर है? तो अब मैं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना चाहूं इस स्टेटमेंट से, क्या बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन गया। पक्का? लिखो अपनी कॉपी में एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, हर क्लास में एक दे दिया करो कहते सर है, लाने की टेंशन ही खत्म, पेन हो या ना हो क्लास में मिलेगा ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? अब जब भी वर्ड यूज करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से खर्चों के लिए वर्ड यूज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे या पीएनएल के? पीएनएल के। ट्रेडिंग के खर्चों के लिए ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग किसके खर्चों के लिए होता है? पीएनएल के खर्चों के लिए होता है। क्लियर हो गया है? ये तो हो गया सीधा तरीका बेटा। अगर क्वेश्चन ने मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो बड़ा आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूंगा, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन दिक्कत पता कब आ जाती है? क्वेश्चन देगा आपको नेट प्रॉफिट। क्या देगा? नेट प्रॉफिट, और कहेगा निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अगर क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट देगा और कहेगा निकालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। नेट प्रॉफिट ये है, इस नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपने नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को प्लस कर रखा है या माइनस कर रखा है? प्लस। प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है प्लस कर रखा है? खर्चे माइनस ही होते हैं, माइनस कर रखा है, तो इनको क्या कर देना इसके अंदर वापस? प्लस। नलीफाई करेंगे ना इफेक्ट। और ये इनकम सारी प्लस कर रखी है माइनस कर रखी है? इनको क्या कर देना, यानी नीचे वाले डब्बे की सारी आइटमों को नलीफाई अगर मैं कर दूंगा तो वापस कहां आ जाऊंगा मैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यानी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस हो रखे हैं, तुम प्लस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रखी है, तुम माइनस कर दो, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। करके देखें एक बार, है? लिखो पहले फॉर्मूला, तुम्हारे फॉर्मूले में ही इसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लिखो पहले फॉर्मूला, OR और करके नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये बेटा रिवर्स आए हैं, रिवर्स समझ गए ना? जो चीज माइनस नहीं करनी चाहिए थी उनको वापस प्लस कर दिया, जो प्लस नहीं करनी चाहिए थी उनको माइनस कर दिया, वापस हम कहां आ गए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। दोबारा सुन लो एक बार अगले स्टेप पे जाने के लिए। देखो बेटे ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था ना, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे कैसे गए तुम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से तुमने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तुमने क्या प्लस कर रखी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्या माइनस कर रखी है? यही हो रखा है ना। अगर आप वापस जाना चाहते हो रिवर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो जो चीज माइनस कर रखी है उसको क्या कर दो, और जो चीज प्लस कर रखी है उसको क्या कर दो? वापस आ जाओगे नहीं आ जाओगे?
ये अभी करके दिखाऊंगा 280 आएगा। 290 से 280 कैसे आएगा अभी करके दिखाऊंगा। पहले एक क्वेश्चन के रूप में एज इट इज बेटा अपनी बुक में उतार लो, घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ एज इट इज बना लो, उसको रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें आता है, बस पीएनएल बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, उसको रहने दो, छोड़ दो उसको। आपका 2,80,000 ये है पहला फॉर्मूला आपका, लिख लो पहले फॉर्मूले से आंसर 280। ये सीधा तरीका है बेटा, बस ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में ओनली वही खर्चे माइनस करो जो ऑपरेटिंग है, उन 4 खर्चों को माइनस करो ही मत। और इनकम तो कोई प्लस होगी नहीं, वैसे भी इनकम सारी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई टर्म नहीं है बेटे। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने बताओगे एक बार? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोबारा लिख लो बेटा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दोबारा लिख लो। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2,90,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को प्लस करना है। देखना कितने हो गए तीनों नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, 40,000 प्लस कर दो। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी? ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये सारी। 50, ये 25,000 था ना, 25 था ये, 25, 15, 40 और 50। बताओ आंसर कितना आया ये? 2,80,000। सीधे तरीके से भी 280 आ रहा है, उल्टे तरीके से भी 280 आ रहा है, क्या दिक्कत है? यानी दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। वो सीधा तरीका है और नीचे से जाओगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, जो चीज प्लस हो गई थी माइनस कर दो, जो माइनस हो गई थी प्लस कर दो, वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाओ। क्या बेटा? ये सारे खर्चे जितने ऑपरेटिंग है पीएनएल के ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे हैं बेटा, ठीक है? और पीएनएल के सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, वो तो मैंने वैसे एग्जांपल लिखे हैं, सारे ऑपरेटिंग होते हैं। कितने खर्चों को छोड़ दो? मेन 4 खर्चे। डोनेशन नहीं आएगी, लॉस नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये याद रखना। क्लियर है? ठीक है। अब आपकी बुक में तो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बट मैंने आपकी बुकलेट दी है, उसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको इस टॉपिक के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो एक बार आप टीएस निकाल लो, पहले टीएस से करवा दूं तुम्हें वो क्वेश्चन एक जो आपकी बुक में दिया है, वो सिंपल सा है, तुम 1 मिनट में कर दोगे, ऐसी लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है वो। तुमने सिंगल एंट्री निकाल दिया था। चैप्टर नंबर 18 पे आ जाओ, पेज नंबर 18.30। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टॉपिक दे रखा है आपको, आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, ये वही है जो मैंने आपको कराया अभी। एक नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 18 दे रखा है आपको, क्या निकालना दे रखा है? कंप्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड। अब इस क्वेश्चन से अगर ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट निकालना है तो कैसा बनाना पड़ेगा आपको? ये वाला पीएनएल बना देना। पहले कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? ऑपरेटिंग। बाद में कौन सा निकलेगा? अब इस क्वेश्चन में ना आगे मत जाओ, इस क्वेश्चन में चेक करो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से नजर आ रहे हैं तुम्हें। खर्चे बताओ नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन नहीं है, नीचे लॉस बाय फायर है ना? नहीं, वो तो इनकम होगी ना, इनकम तो सारी नॉन ऑपरेटिंग होती है। खर्चे बताओ कितने हैं खर्चे? नहीं, खर्चे कितने हैं बेटा? टोटल बता दो ना मेरे को, खर्चे कितने हैं गिन लो। लॉस ले लो, डोनेशन ले लो, इंटरेस्ट ले लो,
4, वो तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेटा इनकम हो गई ना, इनकम तो सारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम। ये देखो यही है क्या चारों? लॉस बाय फायर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, इंटरेस्ट है, डोनेशन है, यही चार है। तो इन चारों को छोड़ के पीएल में सारे डेबिट कर देना, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसमें क्या प्लस कर लेना, सारी इनकम, और ये चार खर्चे माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बना लोगे ऐसा ऐसा नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट जो मैंने बनवाया आपको। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाओ जल्दी। आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म पे, तुम हो ही नहीं यहाँ। पेज नंबर 18.59, क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करो शाबाश, लिख के करो है? इसमें पिक खींच लो बेटे। 10 है ना? हाँ हाँ यही वाला 10 है बेटा, ऊपर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है। पुराने में 9 है, अच्छा करो से बस। उल्टा बनाना है सीधा बनाना है? नहीं, नेट प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, यानी उल्टा चलना है। तो उल्टा कैसे चलते हैं? चल के दिखा, ये देखो। हाँ नहीं, कौन से एक्सपेंसेस प्लस करने हैं? ऑपरेटिंग, नालायक, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी है। अब आए ना, नीचे वाले जो चार खर्चे हैं ना उनको वापस प्लस कर दो, और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है पीएनएल की उनको माइनस कर दो, ऑपरेटिंग पे आ जाओगे। करके दिखाओ। बेटे ये पीएनएल क्यों बना रहे हो? स्टेटमेंट बनाओ ना सीधी बस। हाँ हाँ हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी स्टेटमेंट बनाओ, प्लस माइनस करो, काम खत्म। आंसर देख के निकाल दिया। एक हफ्ते बाद आए हो, कैसे भरोसा होगा? हो गया तुम्हारा? बुकलेट लाए हो तुम लोग हैं? बुकलेट लाए हो बेटे? निकालो। पेज नंबर, बेटे जिसका नहीं हुआ फटाफट से करो। पेज नंबर 4/26, 4/26, कलर वाले पेजेस के तुरंत बाद।
बुकलेट भी नहीं लाए बेटे तुम, जल्दी निकालो इसको, छोड़ दो। 4/26 क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करो, उल्टा करना है सीधा करना है? सीधा। नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा, उल्टा चलना है। चलो, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वापस प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नॉन ऑपरेट इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम कैसे हो सकता है बेटा लोन के ऊपर ब्याज? ऑपरेटिंग है उसका क्या लेना देना है? नॉन ऑपरेटिंग को नलीफाई करना है। फॉर्मूला लगाओगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, इसमें बेटा प्लस करोगे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से हैं इसमें? ये है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, ये भी है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, ये भी है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा और ये भी है नॉन ऑपरेटिंग खर्चा। 4 नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं बेटा, 1 2 3 4, चारों को प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? एक ये है नॉन ऑपरेटिंग है और एक 6,000। सैलरी का कुछ नहीं होगा, सैलरी तो ऑपरेटिंग ही है, वो तो माइनस हो रखा है और होना भी चाहिए। पीछे आंसर देख लो, पेज नंबर 5/35, आंसर है इसका 5/35। आंसर आएगा आपका है 547, ये आंसर आएगा। तो टफ है कहां फिर? क्या सर? हाँ बेटे बस खत्म कर रहे हैं, छोटा सा एक टॉपिक हो रहा है फिर चैप्टर खत्म। नहीं वो टॉपिक है ही नहीं, हो तो वैसे ही है, 2 मिनट डिस्कस ही करना है। बुक निकालो वापस अपनी, एक बुक दे दो, एक बुक दे दो, बीच में रख लो। विदाउट एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। 18 चैप्टर, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 18.34, पेज नंबर 18.34 है। एक बेटे तुम्हारे पास 2 बुक है ना, एक बुक आगे भेज दो फटाफट से, एक में देख लो तुम, भेज दो जल्दी। तुम्हारे पास बुक नहीं है पीछे? हाँ एक इनको दे दो। पेज नंबर 18.34 पे सबसे नीचे आ जाओ तुम लोग। एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो नई बुक में भी दे रखा होगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना। उसके नीचे 2-3 टॉपिक है, एक है ग्रुपिंग, लिखा है ग्रुपिंग और मार्शलिंग अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनके मतलब समझते हैं बेटा। पहला है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होती है? सपोज करो आपको बेटे 100 लोगों से पैसा लेना है उधार का,
आपने 100 लोगों को XYZ रामू श्यामू ठामू पता नहीं अंट फंड कितने लोगों को आपने उधार में माल बेच रखा है, तो क्या सबके नाम लिखोगे बैलेंस शीट की एसेट में? एक रामू से पैसा लेना है, एक श्यामू से लेना है, एक इससे लेना है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो बैलेंस शीट हमारी हजारों पन्नों की बन जाएगी फिर। तो हम करते क्या है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाते वक्त अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि बैलेंस शीट एक पेज पे आ जाए, मल्टीपल पेजेस पे ना जाए, बैलेंस शीट एक ही पेज पे आ जाए। तो एक पेज पे अगर बैलेंस शीट को लाना है तो बेटे एसेट्स को ग्रुप करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप इन द सेंस, अगर आपने हजारों डेटर से पैसा लेना है तो सबकी एक अलग लिस्ट बनाओ, उनका टोटल करो और उस टोटल को बैलेंस शीट में ले आओ और बैलेंस शीट में एसेट का नाम रख दो सन्ड्री डेटर्स। क्या रख दो? सन्ड्री डेटर्स, मतलब इसमें मल्टीपल डेटर्स। क्लियर? अब फिक्स एसेट क्या क्या होती है? फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, मशीन भी फिक्स एसेट है, व्हीकल्स भी फिक्स एसेट है, कंप्यूटर भी फिक्स एसेट है। तो ये जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं इनका एक अलग से पेपर बनाओ, सबके नाम लिखो, टोटल करो और उस टोटल को बैलेंस शीट में ले आओ और एक ही नाम से लिख दो फिक्स एसेट्स। ग्रुपिंग समझ में आ गई आपको? बैंक है आपके, 4 बैंक हैं, HDFC में भी बैंक अकाउंट है, SBI में भी है, PNB में भी है, एक्सिस बैंक में भी है। 4 बैंकों में आपके अकाउंट है, तो चारों बैंकों के नाम लिखने जरूरी नहीं है। चारों बैंकों का जो बैंक बैलेंस है टोटल करो और एसेट में क्या लिख दो? बैंक बैलेंस। अब आप कहोगे सर बैंक बैलेंस कौन कौन से बैंक में कितना बैलेंस है कैसे पता लगेगा? उसके लिए बनाए जाते हैं शेड्यूल्स बेटा। बैंक बैलेंस के आगे एक कॉलम होगा, उसमें लिख देंगे कि ये इतने नोट नंबर में है। क्लियर? पढ़ लो ग्रुपिंग का मतलब। क्लियर है? नहीं, मार्शलिंग मतलब अरेंजमेंट, ये बेटे थोड़ा सा ना डिफरेंट टॉपिक है। अब आप एक बात हो, बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट की एक साइड एसेट साइड होती है, एसेट्स में बहुत सारी एसेट होती होंगी, एक एसेट होती होगी, बहुत सारी एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसी होती होंगी जो परमानेंट है, कुछ ऐसी होती होंगी जो लिक्विड है। क्या होता है परमानेंट और लिक्विड? लिक्विड मतलब आज बेचना चाहो आज बेच दो, परमानेंट थोड़ी लेट बिकेगी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, स्टॉक बेचना आसान है या बिल्डिंग बेचनी आसान है? ठीक है, बिल्डिंग बेचनी आसान है या ब्रांड बेचना आसान है? पहले बिल्डिंग बिकेगी, पहले ब्रांड बिकेगा? ब्रांड बाद में। बिल्डिंग बेचना आसान है ना, बिल्डिंग तो बिकती रहती है, और ब्रांड बिक गया तो फिर तो सब कुछ ही बिक गया। यानी सबसे लास्ट में क्या कौन बिकता है? ब्रांड, उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद स्टॉक नहीं, प्लांट है, मशीनरी। अच्छा एक बात बताओ, मशीन बेचनी आसान है या बिल्डिंग बेचनी आसान है? मशीन। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं। अगर परमानेंट ऑर्डर में बनानी है ना बैलेंस शीट, मार्शलिंग मतलब ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है परमानेंट और एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर। तो परमानेंस जो ऑर्डर होता है ना, उसमें सबसे ऊपर परमानेंट एसेट आती है। सबसे परमानेंट एसेट कौन सी होगी? ब्रांड। ब्रांड मतलब गुडविल। सबसे ऊपर कौन सी एसेट आएगी? गुडविल। गुडविल के बाद क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या आएगी? प्लांट एंड मशीनरी। समझ रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये, और उसके बाद डेटर स्टॉक वगैरह, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? बैंक बैलेंस। क्योंकि बैंक बैलेंस तो हार्ड कैश है। समझ गए परमानेंट ऑर्डर का मतलब? अगर एसेट आपको परमानेंट ऑर्डर में बनानी है तो सबसे ऊपर क्या आएगा? गुडविल। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। सबसे ज्यादा टफ लैंड एंड बिल्डिंग है या प्लांट है? लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद एक बार पेज नंबर 18.35, अगले पेज पे आ जाओ बेटा, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक बार आ तो जाओ। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बैलेंस शीट बनी है, सबसे ऊपर क्या है? गुडविल, क्योंकि ये सबसे टफ है बेचने, सबसे लास्ट में बिकती है ना। परमानेंस मतलब सबसे परमानेंट एसेट ऊपर आएगी। उसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद ये आपको ऑर्डर समझ में आ रहा है? पहले फर्नीचर लिखा, फिर इन्वेस्टमेंट लिखा। क्यों इन्वेस्टमेंट बाद में? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचना आसान है, फर्नीचर बाद में बेचेंगे। क्योंकि फर्नीचर बेचना आसान नहीं होता, इन्वेस्टमेंट बेचना आसान होता है। ठीक है? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद और लास्ट में, और लास्ट में समझ गए? ये कौन सा ऑर्डर है? क्लोजिंग स्टॉक डेटर से पहले क्यों आया? स्टॉक आपके हाथ में है बेटा, ठीक है, और डेटर से पैसा लेना है,
तो डेटर से पैसा लेना आसान है या स्टॉक बेचना आसान है? नहीं। तुम्हारी दुकान में स्टॉक है, कहां फेंकोगे? नहीं, बेचो कैसे? आसान है बेचना। तुम चाहो मेरा स्टॉक बिक जाए तो बिकना आसान है? बेच के देख लो। हाँ, डेटर से पैसा ले लो। सुनो सुनो तो सुनो, सुन तो क्या कह रहे हैं? अगर डेटर मर गया तो वो एसेट ही नहीं है, यहां से गायब हो जाएगा। सुनो ध्यान से सुनो, सुनो तो ध्यान से सुनो। बेटे तुम्हारी दुकान में माल पड़ा है, ठीक है? तुम्हारी दुकान पे माल पड़ा है, ध्यान से सुनना। और एक बंदे से तुमने पैसा लेना है, बराबर वाले दुकान से पैसा लेना है, क्योंकि तुमने उसको उधार पे माल दे रखा है। तुम्हारे घर पे इमरजेंसी आ गई और तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है? तुम कहां भागोगे? उससे लेना पसंद करोगे या अपना माल बेच दोगे? क्योंकि ना माल बेटा पता है रेट पे कब बिकता है? जब कस्टमर आता है। जब तुम जबरदस्ती बेचने जाओगे तो तुम्हारा माल कोई खरीदेगा? खरीदेगा तो किस दाम पे खरीदेगा तुम्हें पता है? आधे दाम पे बिकेगा माल। तो माल पहले बेचें या जिससे पहले पैसा लेना है उससे लें? तुम बताओ, तुम्हारी मान लेते। ऑर्डर बनाए गए हैं ना, ऐसे नहीं बनाए गए, सोच समझ के बनाए गए हैं। अब ये कौन सा ऑर्डर हुआ? परमानेंस। और नीचे कौन सा है? लिक्विडिटी। इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा कर दो इसको, ऑर्डर को बिल्कुल, तो लिक्विडिटी ऑर्डर हो जाएगा। सबसे नीचे कौन आया था? कैश इन हैंड। तो लिक्विडिटी में कैश इन हैंड सबसे, और ऊपर गई थी गुडविल, अब गुडविल सबसे। हो गया ऑर्डर, समझ में? दोनों ऑर्डर में बैलेंस शीट बना लोगे। अब लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में भी बेटे दोनों ऑर्डर हो सकते हैं, एक लिक्विडिटी और एक परमानेंस। तुम बताओ मालिक का पैसे पहले देंगे या बेटा क्रेडिटर्स का पैसा पहले देंगे? क्रेडिटर्स। तो लिक्विडिटी ऑर्डर बनेगा तो क्रेडिटर सबसे ऊपर जाएंगे, और परमानेंट ऑर्डर बनेगा तो कैपिटल। देखो परमानेंट ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है? कैपिटल है, और लिक्विडिटी ऑर्डर में कैपिटल सबसे नीचे होगी, और ऊपर क्या चला गया होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद क्या आया होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों बेटा करंट लायबिलिटी होगी ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर। और उसके बाद कौन सा आया होगा? लोन। लोन, लोन कोई भी हो सकता है। लॉन्ग, पहले शॉर्ट टर्म लोन आएगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, और सबसे लास्ट में क्या आएगी? कैपिटल। तो बेटा ये बैलेंस शीट बनाने के दो ऑर्डर हैं, एक परमानेंस ऑर्डर और एक लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंस क्या क्या समझ नहीं आया बताओ बेटा? परमानेंस में कैपिटल सबसे ऊपर, पता है क्यों गई? क्योंकि जब भी आपकी लायबिलिटी देने की बात आएगी ना, तो मालिक का पैसा सबसे लास्ट में दिया जाएगा। बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस है तो बालाजी क्लासेस मेरा पैसे पहले देगा या बाहर के लोगों के देगा? अपने। जान खा जाएंगे लोग तुम्हारी। कैपिटल मतलब तुम्हारा पैसा है, तो तुम्हें क्या देना है? अपना पैसा अपने आप को। तो तुम सबसे पहले किसका दोगे? कुछ बचेगा तो ले लेना, वरना बारों को तो देना पड़ेगा ना। नहीं दोगे तो घर से उठा के ले जाएंगे फिर। हाँ, डंडे मारेंगे अलग से। छोड़ता कौन है? हाँ, या तो डंडे खाओ चुतड़ों पे फिर। और क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनो बात। सबसे ऊपर क्या है परमानेंस ऑर्डर में? कैपिटल, क्योंकि मालिक का पैसा सबसे लास्ट में जाएगा अगर मिलेगा तो। उसके बाद क्या है? नहीं नहीं, वो तो सारा कैपिटल ही है बेटा। नेट प्रॉफिट प्लस कर रखा है, ड्रॉइंग प्लस कर रखा है। उसके बाद लोन। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म। यहां पहले कौन सा लोन आएगा परमानेंस ऑर्डर में? शॉर्ट टर्म लोन सबसे बाद में दोगे। परमानेंट मतलब जो सबसे बाद में देंगे। कैपिटल के बाद लॉन्ग टर्म लोन आएगा, फिर और फिर है क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। क्लियर हुआ? बना लोगे दोनों ऑर्डर? तो ये बेटे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, डिस्क्लोज कर रहा हूं तुम्हारा पेपर। या तो आएगा ये वाला ऑर्डर, या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आएगा जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे स्कूल का पेपर हो जाए और इनमें से एक क्वेश्चन ना आए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म है। अच्छा एक चीज और, मैंने ये नहीं कराना नहीं है, शायद करवा दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मान लो कॉस्ट दे रखी है तुम्हें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,000, और ग्रॉस प्रॉफिट है 10% ऑन सेल। कैसे निकालोगे?
कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितनी दे रखी है? 10,000 रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑन सेल। अब सेल तो दे नहीं रखी, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? आप देखो 10,000 लिखोगे, इसका 10/100 तो कर नहीं सकते, 10/10 नहीं कर सकते, इसका 10/100 नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल तो दे नहीं रखी। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेल के ऊपर परसेंटेज है, बताओ सेल के अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट प्लस होता है या प्लस करना होता है? सेल वैल्यू में, सेल वैल्यू, सेल मतलब एमआरपी, ऑलरेडी प्लस होता है ना, तो तुम नीचे माइनस कर लेना 100 में, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10/, इसका उल्टा, सेल वैल्यू दे रखी है 10,000 और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन कह रहा है 10% ऑन कॉस्ट। अब बेटे बताओ, कॉस्ट के ऊपर तो लगा नहीं सकते हम, कॉस्ट तो है ही नहीं, तो हमें सेल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। परसेंटेज किसके ऊपर है? परसेंटेज देखा करो किसके ऊपर है, परसेंटेज किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट में बताओ प्रॉफिट प्लस करना होता है या होता है? करना होता है ना, कर दो नीचे प्लस फिर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10/110। अगर ऊपर 20 होता तो क्या होता? तो नीचे प्लस करना है या नीचे माइनस करना है, कैसे पता लगेगा फॉर्मूला बनाने के लिए? अगर कॉस्ट पे है तो सोचा करो परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट में तो प्लस करना होता है ना, प्लस कर लो। परसेंटेज सेल पे है, परसेंटेज देखनी है ऊपर की वैल्यू नहीं, परसेंटेज सेल पे है, तो सेल में ऑलरेडी प्लस होता है तो माइनस कर लो, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, एक बार मैं ये चीज समझा रहा था और मैंने क्वेश्चन में पता है क्या किया? कॉस्ट दे दी 10,000, ध्यान से सुनना, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 10% ऑन कॉस्ट, ये क्वेश्चन दे दिया है, कॉस्ट दे दी और ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट पे। कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज दे रखी है तो सीधा निकाल दो ना, 10,000 का 10% 1,000 रुपए। अब उन्होंने रट्टा मार रखा था, कह रहे थे कि सर परसेंटेज किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है, तो उन्होंने फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट के ऊपर मतलब प्लस करना होता है 10/110। हाँ, बुद्धि नहीं लगाई। तो ये बेटे जो फॉर्मूले हैं ना, ये कब यूज होते हैं ऐसे? परसेंटेज किसके ऊपर है लेकिन सेल वैल्यू, परसेंटेज किसके ऊपर है लेकिन कॉस्ट वैल्यू, तब होंगे। तो ये एग्जाम में टॉपिक अगर आया, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आया किसी क्वेश्चन में, तो तुम्हारी क्लास के 99% बच्चे फेल इस टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ऐसा आ गया तो मत कर देना, जिसके ऊपर परसेंटेज अगर वही चीज दे रखी है तो नॉर्मल परसेंटेज निकालो बेटे। क्लियर है? और अगर ये फॉर्मूला आप कहते हो सर ये तो रट्टा लगवाने लग गया अकाउंट्स में आप, ठीक है बेटा, ये रट्टा नहीं है, फॉर्मूला है। अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाहते ना, एक फॉर्मूला और है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, प्रॉफिट किसके ऊपर दे रखा है? सिंपल हो बेटे, छोड़ रहा हूं, प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल के ऊपर। सेल नहीं है ना, जो चीज नहीं होती क्या मान लेते हैं? एक्स, तो सेल को क्या मान लो, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा एक्स का? 0.1x आ गया प्रॉफिट। सेल एक्स है, प्रॉफिट 0.1x है, एक्स में से 0.1x माइनस कर लेना, कॉस्ट रह जाएगी, कॉस्ट को कॉस्ट के बराबर रख लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेल आ जाएगी। समझ गए? तो एक्स मान के भी कर सकते हो, बट इतना दिमाग लगाएगा कौन? तो ये वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से आसान है। चलो जाओ, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा।